लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एंसेस्टर के सामने कई सारे एविल स्पिरिट आ रहे थे। ये देखने के बाद मॉन्ग और सिटी लॉर्ड दोनों ही उन्हें रोकने के लिए उनके ऊपर अटैक करने ही वाले थे कि तभी अचानक उन सारे एविल स्पिरिट्स ने बहुत ही आसानी के साथ एंसेस्टर जियांग से रिक्वेस्ट किया था कि वो भी रिकॉग्निशन होना चाहते हैं। वो किसी भी तरह के जन्म को लेने के लिए तैयार है। उनकी बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर ने भी उन्हें रिकॉग्निशन के लिए भेज दिया था। लेकिन अब एंसेस्टर की वजह से अब वहाँ स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर जो एक स्पिरिट था जो कि अपने फाउंडेशन को स्टेबलाइज कर रहा था, उसका फाउंडेशन बिगड़ गया था और इसी की वजह से वो भी एक ही झटके में मारा गया था। तो अब आगे इस नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत हमें स्पिरिट वर्ल्ड को दिखाते होता है जहाँ पर शू इन के डिसाइपल्स छिपे हुए थे। उन्हें पता चल जाता है कि जुयांग ने सारे इविल स्पिरिट को रिकॉग्निशन के लिए भेज दिया है और बहुत जल्दी उन्हें इस बारे में पता चल जाएगा वो यहीं पर आ रहा है। उनमें से एक डिसाइपल कहता है कि क्या तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इस प्लेस को हमारे मास्टर ने ही बनाया है और भले ही जुयांग के पास इन और यांग का पावर हो लेकिन फिर भी वो हमें ढूंढ नहीं पाएगा। ओल्ड मैन कहने लगता है कि हाँ ये बात भी हो सकता है, लेकिन हमें एक बात नहीं भूलना चाहिए कि हम सभी के सभी एक ही इंसान के हाथों मारे गए हैं। तभी उन सबको शू इन की आवाज़ सुनाई देता है जो कि उन्हें कहने लगता है कि जुयांग इस प्लेस को ज़रूरी ढूंढ लेगा। और देखते देखते वहाँ पर एक स्पेस क्रैक ओपन होता है जिसके अंदर से शू इन बाहर निकलता है जो कि हमारी स्टोरी का मेन विलन है। लेकिन शू इन के बातों को सुनने के बाद उसके खुद के ही डिसाइपल अब उन्हें काफ़ी ज़्यादा डरे हुए दिखाई देते हैं। उनके आंखों में मौत का खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। यानी कि छोटे डीमंस ये भी कहने लगते हैं कि वो किसी भी हाल में मरना नहीं चाहते, क्योंकि मरना एक बहुत ही बड़ा बोरिंग काम होता है। उन सभी को घबराता हुआ देखकर शू इन उन्हें बताता है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर जुयांग यहाँ पर आ जाए तो मेरे होते हुए वो यहीं पर मारा जाएगा और इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आने का हिम्मत भी करेगा। जबकि यहाँ से सीन बदलता है और हम एंसेस्टर मॉन्ग और सिटी लॉर्ड को देखते हैं जो कि वांग शेन लैंड में ही थे। ये देखकर मॉन्ग कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ लैंड पूरी से खाली हो ही गया, अब मेरा काम खत्म हो चुका है तो मैं अब आराम से जाकर शांति से अपना कल्टीवेशन और ध्यान दे सकता हूँ। मैं शांति से रहने के लिए कितने दिनों से इंतजार कर रहा था, लेकिन वांग शेन लैंड में जो एविल स्पिरिट थे उनकी वजह से मैं यहाँ से जा नहीं सकता। ब्रदर जुयांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से यह सब कुछ मुमकिन है और मैंने ही कुछ पल पहले तुम्हारे ऊपर अटैक किया था जिसके लिए मैं तुमसे माफी भी चाहता हूँ, क्योंकि अगर आज तुम यहाँ पर नहीं होते तो मुझे नहीं पता था कि आखिरकार हम लोग इस एविल स्पिरिट को कैसे रोकते। मुझे लगता था कि पूरा ह्यूमन वर्ल्ड और ये पूरा फेंगदू रियलम भी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता। ये सब कुछ मुमकिन हुआ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। सिटी लॉर्ड भी कहता है कि हाँ एंसेस्टर, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से ही आज हम लोग सेफ है, नहीं तो पता नहीं कि हम लोगों के साथ आज क्या हो जाता। फिर मॉन्ग कहता है कि हाँ मैं वांगतुंग लैंड में लगभग मिलियन सालों तक इसे प्रोटेक्ट करता रहा था, लेकिन आज मैं आजाद हो चुका हूँ। ये सीन दोस्तों सच में काफी इमोशनल होता है। फिर मॉन्ग कुछ देर शांत होने के बाद एंसेस्टर से कहता है कि ब्रदर जुयांग क्या तुम मेरे साथ टी पीना चाहोगे, लेकिन बस जुयांग उसे बस शांत तरीके से देख रहे थे। ये देखकर मॉन्ग कहता है कि छोड़ो जाने दो, शायद हो सकता है कि तुम्हारे आंसर के तुम्हारे पास और भी कोई सारे मैटर्स हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो हमें बता सकते हो। इस पर एंसेस्टर अचानक ही कहने लगता है कि हाँ मुझे तुम लोगों की जरूरत अभी के अभी है। अब इस बात को सुनकर मॉन्ग और सिटी लॉर्ड दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। सबसे ज्यादा हैरान तो सिटी लॉर्ड हो जाता है, लेकिन अचानक ही सिटी लॉर्ड जल्दी से अपने डेथ ऑफ बुक और गोल्डन पेन को बाहर निकालते हुए कहने लगता है कि एंसेस्टर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी के नसीब को लिखना ही भूल गए, अगर ऐसा है तो हम उस काम को अभी के अभी कर लेते हैं। लेकिन तभी एंसेस्टर से कहने लगता है कि तुम्हारे पास और लाइफ एंड डेथ है, उनके मदद से तुम पूरे यूनाइन यूनिवर्स के जितने भी सारे लोग या जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं तुम उनके फेथ को कंट्रोल करते हो। क्या यह सच है? हालांकि एंसेस्टर के इस बात को सुनने के बाद सिटी लॉर्ड सबसे पहले काफी हैरान था। फिर अचानक वो कहने लगता है कि एक बात बहुत ही अजीब था एंसेस्टर, क्योंकि डेथ बुक में मैंने आपका नाम कहीं पर भी नहीं देखा। फिर मॉन्ग कहता है कि ब्रदर क्या तुम्हें लगता है कि तुमने किसी का नसीब को बदलना भूल गए हो? अगर ऐसा है तो तुम अभी हमें बता सकते हो। लेकिन फिलहाल एंसेस्टर जल्दी से उस मास्क को निकाल लेता है जो कि 12 डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल का था। एंसेस्टर उसे दिखाता है। ये देखने के बाद सिटी
सिटी लॉर्ड जल्दी से अपने पास जितने भी सारे डेथ ऑफ बुक्स थे उन्हें बाहर निकाल लेता है। उनकी मदद से एंसेस्टर उस असली मास्क के ओनर को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर एंसेस्टर उस मास्क की एनर्जी को उन सभी बुक्स के अंदर डालते हैं, जिससे कि वो काफी तेजी के साथ उस मास्क के ओनर को ढूंढ सके। और कुछ देर इसी तरह से ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें किताब में उस मास्क के नाम को मिल जाता है, जिसका नाम बू ये था और वही इस मास्क की ओनर होती है। लेकिन तभी लियान कहती है कि मुझे तो लगा था कि हमारे मास्टर ने बू ये को मार दिया है। सीरियस फेंग से कहने लगती है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अभी तक उनके ये ट्रेजर्स हमें नहीं मिले थे और वह ट्रेजर ही हमें फेंग रियम तक लेकर आया था। तभी एंसेस्टर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस बुक के अंदर जितने भी सारे कैरेक्टर्स थे यानी कि अक्षर उन सभी को बाहर निकाल लेते हैं और वहाँ सभी चारों तरफ ही एंसेस्टर के घूमने लगते हैं। इसी के साथ ही यहाँ से सीन बदलता है और हम स्पीड वर्ल्ड के अंदर शू इन के डिसाइपल्स को देखते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग काफी तेजी के साथ किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। वो लोग अलग अलग तरह के ट्रैप काफी तेजी के साथ वहां पर बिछा रहे थे, जैसे कि वो लोग एक बहुत ही बड़े वॉर की तैयारी कर रहे हो। और उन सभी के बीचों बीच होता है शू इन, जो कि बहुत ही शांत तरीके से आराम से बैठ रहा था। लेकिन तभी अचानक अपनी आंखें खोल लेता है, क्योंकि उसे भी पता चल जाता है कि जुयांग ने उन्हें ढूंढ लिया है। जबकि हम एंसेस्टर को देखते हैं जो कि बुई के फैत की वजह से अब उस प्लेस को ढूंढ चुके थे। एंसेस्टर अपने हाथ का इस्तेमाल करके वहां पर एक स्पेस क्रैक ओपन करते हैं, जो कि सीधे स्पीड वर्ल्ड से कनेक्टेड था शायद। जिसके बाद अब यहाँ पर एंसेस्टर मास्टर डोंग और मास्टर लुशियन को कहने लगते हैं कि तुम लोग जल्दी से वापस चले जाओ और किंग मी को कहना कि वो रेडी हो जाए। इस बात को सुनकर मास्टर डोंग काफी खुश होते हुए कहने लगता है आखिरकार हम लोग को एक वॉर करने को मिलेगा, क्योंकि काफी टाइम से मेरे हड्डियां बस अकर ही गए हैं। और इतना कहने के बाद मास्टर लुशियन और मास्टर डोंग दोनों ही वहां से निकल जाते हैं ताकि वो लोग अपने आगे की तैयारी को कर सके। फिर एंसेस्टर अपने बाकी सारे डिसाइपल्स को लेकर स्पेस क्रैक में एंटर हो जाते हैं। यहाँ पर सिटी लॉर्ड और मॉन्क दोनों ही ये देखकर काफी हैरान थे, लेकिन आखिरकार सिटी लॉर्ड एंसेस्टर के पीछे चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो सभी स्पीड वर्ल्ड में पहुंचते हैं, ये देखकर सिटी लॉर्ड काफी हैरान हो जाता है। वो एंसेस्टर को बताता है कि यहाँ का रूल और यहाँ का पावर बिल्कुल मेरे फेंगदू रियल्म की जैसा ही लग रहा है। यहाँ तक कि यहाँ पर एक स्प्रिंग वाटर भी है जो कि बिल्कुल मेरे वांगशेंग लैंड की तरह है। ऐसा लगता है कि किसी ने इसे बहुत ही शिद्दत के साथ बनाया, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये मेरे फेंगदू रियल्म का एक मिनी वर्जन यानी कि मिनी फेंगदू रियल्म है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बहुत सारे सोल्स को भी महसूस कर पा रहा हूँ, जैसे कि वो लोग यहीं पर आकर रह रहे हैं नसीब से बचने के लिए। और इसके अलावा एंसेस्टर मुझे लगता है कि आप जिनको ढूंढ रहे हो वो यहीं पर हो सकते हैं। लेकिन तभी अचानक एंसेस्टर सीधे आगे बढ़ने लग जाते हैं। ये देखकर सिटी लॉर्ड काफी घबरा जाता है, क्योंकि सिटी लॉर्ड साफ साफ देख सकता था कि यहाँ पर उनके लिए बहुत ही खतरनाक ट्रैप बिछाए गए हैं। लेकिन जैसे ही एंसेस्टर ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया था, सारे के सारे 12 डिसाइपल्स जिसे कि एंसेस्टर ने बहुत ही पहले मार दिया था, वो सभी एक साथ अपने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक सीधे एंसेस्टर के ऊपर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल शांत थे और उन्हें देख रहे थे। और फिर अपने एक ही झटके में ही उन सभी को वहां से दूर कर देते हैं। एंसेस्टर अपने सारे अटैक मिलाकर उन सभी के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर फैंस काफी हैरान होकर सोचने लगती है कि आखिरकार वो पर्सन कौन है जो कि इस तरह के रियल्म को भी क्रिएट कर सकता है। वो इतने सारे सोल्स के पावर को भी यहाँ पर इकट्ठा कर सकता है। जबकि हम एंसेस्टर को देखते हैं जिन्हें की स्प्रिंग वाटर दिखाई दे रहा था। ये देखकर एंसेस्टर अब यहाँ पर अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले एंसेस्टर अपने पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक छोटा सा ब्लैक होल क्रिएट करते हैं, जिस ब्लैक होल का काम ये था कि वो सीधे स्प्रिंग वाटर के नजदीक चला जाता है और वहाँ पर जितने भी सारे वाटर्स थे उन्हें अपने अंदर खींच लेता है। यानी कि उस स्प्रिंग वाटर के अंदर 12 डिसाइपल छिपे हुए थे, वो भी उस ब्लैक होल के अंदर एंटर होने लगते हैं। हालांकि
कि वो 12 डिसेबल्स अपने आप को बचाने की काफी तक कोशिश कर रहे थे, लेकिन वैसा नहीं कर पाते। एंसेस्टर के हाथों वो सभी वहीं पर मारे जाते हैं और एंसेस्टर उस स्प्रिंग वाटर को भी वहीं पर खत्म कर देता है। लेकिन फिर अचानक ही एंसेस्टर कहने लगते हैं कि ये उस बंदे का पावर है ही नहीं। इस पर एक लड़की कहने लगती है कि अगर ये 12 डिसेबल का हेडक्वार्टर है तो आखिरकार हम लोग यहाँ पर किसी को ढूंढ ही नहीं पा रहे, यहाँ पर तो हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। ड्रैगन किंग कहता है कि हाँ, आखिरकार वो इसके डिवाइन ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं, तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे। लेकिन तभी अचानक ड्रैगन किंग के ऊपर फायर बॉल से नीचे अटैक हो जाता है। अब वहाँ पर सभी के ऊपर ही अटैक होने लगे थे, लेकिन यहाँ पर सही टाइम रहते हुए एंसेस्टर उन सभी के चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से अचानक जो अटैक उनके ऊपर हुआ था वो सभी एक ही झटके में बच जाते हैं। फिर एंसेस्टर उन सभी को बचाते हुए एक पहाड़ की चोटी के ऊपर लाते हैं, जहाँ पर सभी पूरी तरह से सेफ थे। लेकिन ड्रैगन किंग गुस्साते हुए कहने लगता है कि आखिरकार किसका हिम्मत हुआ मेरे ऊपर अटैक करने की। लेकिन तभी अचानक एंसेस्टर उस डेथ ऑफ बुक को बाहर निकाल कर अब 12 डिसेबल की बचे हुए बाकी सारे डिसेबल्स के बारे में पता लगाने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें एंसेस्टर को उनका नाम भी बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम एक जगह पर शू इन और उसके बाकी बचे 4 डिसेबल्स को देखते हैं। शू इन के डिसेबल्स काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे। ये देखकर शू इन को काफी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से कहने लगता है कि सबसे पहले तुमने मेरा मिनी स्पीड वर्ल्ड डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद तुमने मेरे 12 डिसेबल्स को भी मार दिया। मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा जुयांग। इतना कहने के बाद शू इन काफी तो गुस्सा हो जाता है। फिर वो जल्दी से अपने ड्रीम क्रिएचर्स को ऑर्डर देता है कि तुम सभी को 4th रियल्म के गेट को बहुत ही अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना होगा, चाहे उसके लिए तुम लोगों को कुछ भी करना पड़े। हालांकि ड्रीम क्रिएचर्स शू इन की पावर को भी जानते थे और इसी की वजह से वो शू इन के ऑर्डर को बिल्कुल भी नकार नहीं सकते थे। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग गेट में कई सारे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कैसे जायंट मॉन्स्टर भी तैनात थे। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आर्मी दिखाई देता है। साथ ही साथ हम शू इन के बाकी बचे 4th डिसेबल्स को भी देखते हैं, जिन्हें के देखने में ऐसा लग रहा था कि वो सभी काफी स्ट्रॉन्ग है। वो सभी कहने लगता है कि जुयांग अब तुम्हें हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी ने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर करके रखा है। साथ ही हम शू इन को भी देखते हैं, जो कि अपने बड़े से आर्मी के बीचों बीच था और वो काफी गुस्से से कहने लगता है कि जुयांग अगर इस बार तुम मेरे सामने आ गए तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। लेकिन तभी अचानक शू इन को एंसेस्टर का आवाज सुनाई देता है, जो कि उसे कह रहे थे क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। और दोस्तों अगले ही पल हम एंसेस्टर की खुद की सी ऑफ कॉन्शियस के अंदर देखते हैं, जहाँ पर एंसेस्टर अपने थ्रोन में बैठे हुए थे और उनके सामने एक चेस गेम होता है, जिसके बाद एंसेस्टर अपने उस चेस गेम को वी गेम की तरह खेल रहे थे। वो जैसे जैसे अपने गेम को चलते हैं वैसे वैसे हर एक डिसेबल के रियल्म में अटैक होने लगा था। वो सभी अब एंसेस्टर के इस तरह के पावर को देखकर काफी भौचके और डर जाते हैं, क्योंकि एंसेस्टर ने एक ही साथ और एक ही टाइम पर उन सभी डिसेबल्स के ऊपर अलग अलग रियल्म के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो लोग डर इतना चाहते हैं कि वो लोग कुछ कर ही नहीं पाते। और फिर एंसेस्टर की वजह से वो बाकी बचे 4 डिसेबल्स भी वहीं पर मारे जाते हैं। और यहाँ पर एक तरह से उन सभी डिसेबल्स को एंसेस्टर ने साफ कर दिया था, जो देखने के बाद शू इन का गुस्सा अब फट पड़ता है, क्योंकि वो चाह कर भी एंसेस्टर को रोक नहीं पा रहा था। इसी की वजह से वो काफी तो गुस्सा हो जाता है। जबकि वही दूसरी तरफ एंसेस्टर बस अपने सी ऑफ कॉन्शियस में आराम से बैठकर अपनी चाय पी रहे थे और अपने गेम को कंटिन्यू रख रहे थे। दूसरी तरफ हमें टीआरएनजेड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंगशू अपने बाकी सारे साथियों को लीड करते हुए टीआरएनजेड और 5 रियल्म को प्रोटेक्ट करती है। और दोस्तों ये शानदार एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। मुझे पता है कि ये एपिसोड काफी खतरनाक था, लेकिन अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही चाहिए तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।